नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और ये अगला क्लास पेट का ही है। आपको बताया था कि इस समय जो भी चलेगा वो पेट स्पेशल, जो आगे परीक्षा लगी है उसी के पैटर्न को, उसी के प्रश्नों को ध्यान में रख करके ये क्लास प्रारंभ हो रही है। तो लगातार पीछे 6 क्लासें हो चुकी हैं, ये 7वीं क्लास है। और अपने मित्रों परिचितों को बताते रहें, जुड़ते रहें और घर बैठे इस निःशुल्क क्लास का आप आनंद लेते रहें। तो यहाँ पर देखते हैं आगे प्रश्न कौन सा आ रहा है। और आपको जैसा पता है कि विकल्प के प्रश्नों को, पैराग्राफ के प्रश्नों को पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, फिर पैराग्राफ पढ़ते हैं। एक कविता है, गरजते घन घनन घन घन, नाचता है मोर सामन, ऐसी पड़ी झरझर झड़ी, ऐसी पड़ी झरझर झड़ी, भीगा बदन बेसुध है मन, आज बरसा अजब आई, बह रही है मस्त पुरवाई, नदी है द्वार तक आई, मेघों से लिपट कर सो गया सूरज, ले रहे हैं खेत अंगड़ाई, आज बरसा गजब आई। तो इस पैराग्राफ को पहले पढ़ा गया। अब पैराग्राफ से जुड़े प्रश्नों को देखते हैं। तो बेसुध है मन कहकर कवि बताना चाहता है। तो कवि क्या बताना चाहता है? ABCD में से क्या विकल्प सही होना चाहिए? तो कवि क्या बताना चाहता है? देखिएगा, मस्त हो जाता है। यानी क्या बता, बेसुध का मतलब है मन कवि का कैसा हो जाता है? कवि का मन मस्त हो जाता है। डी विकल्प सही रहेगा। ये प्रश्न के उत्तर विकल्पों पर आधारित है, इनको आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए आगे अगला क्या आता है कि खेत अंगड़ाइयां ले रहे हैं क्योंकि सुबह हो गई। खेत अंगड़ाइयां ले रहे हैं कि, अब ऑप्शन है पहला सुबह हो गई, वे नींद से जाग रहे हैं। दूसरा है उन्हें बहुत आनंद आ रहा है। तीसरा है सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है। चौथा सूर्य के सो जाने से उन्हें भी नींद आ रही है। ABCD में से कौन सा विकल्प इसमें सही होना चाहिए, बताएं। तो डी विकल्प सही होगा कि सूर्य के सो जाने से उन्हें भी नींद आ रही है। तो इस प्रकार से अगला देखते हैं कौन सा प्रश्न होगा। गरजते घन घन घनन घन घन में कौन सा अलंकार होगा? इसमें इनके अर्थ को देखें और अलंकार को समझ लें। यहां कोई अर्थ तो नहीं निकल रहा, बस क्या है, घ घ घ घ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो अलंकार कौन सा हो जाता है? अनुप्रास। अनुप्रास का मतलब ही होता है आवृत्ति। अगला प्रश्न है कि मन की उपासना, मन की उपमा किससे दी गई है? इस काव्य के अनुसार मोर से दी गई है, सावन से दी गई है, वर्षा से दी गई है, या काहे से दी गई है? बादलों से दी गई है। देखिए लिखा है नाचता है मोर सा मन। तो किससे उपमा दी गई है? इसमें मोर से दी गई है। अगला प्रश्न है, लिपट कर सो गया सूरज का भाव है कि सूर्य थक गया है, छिप गया है, नींद में है, या खो गया है। तो सूर्य क्या हो जाता है? सूर्य का भाव हो जाता है कि सूर्य छिप गया है। अब पैराग्राफ के 5 प्रश्न थे। इसके अलावा इस प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। रामायण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और लगभग वनडे एग्जाम्स में आता ही रहता है। तो एक दिवसीय परीक्षा का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राम प्लस आयन, राम प्लस आयन, राम प्लस आयन, या राम प्लस अयन। तो इसमें देखिएगा राम प्लस अयन होगा, लिख लीजिएगा। अयन का मतलब होता है चाल या चलन, और चाल चलन का संबंध किससे लिया जाता है? चरित्र से। चाल चलन का मतलब चरित्र होता है। तो राम प्लस अयन, राम का चरित्र। अब आप यहां देखेंगे, यहां पर रा कैसे बन गया ना की जगह। तो ध्यान दीजिएगा,
व्याकरण का नियम है री, रा, सा के बाद यदि ना आए तो ना के स्थान पे ड़ा हो जाता है। जैसे रे प्लस न बराबर ऋण, हर प्लस न बराबर हरण, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये व्याकरण में बताया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? अनन्य, दिनोदिन, चतुरानन, त्रिभुवन। प्रत्येक समास में कोई न कोई संधि होती है और प्रत्येक संधि में कोई न कोई समास होता है। संधि समास आपस में को रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। तो द्विगु समास कहाँ होगा? त्रिभुवन में होगा, त्रिभुवन में होगा। चतुरानन, यदि दो शब्द मिलकर किसी तीसरे का पर्याय बने तो वो बहुब्रीहि समास हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुब्रीहि। तो चतुरानन में बहुब्रीहि समास है, विष्णु भगवान का पर्यायवाची है, दिनों दिन अव्ययी भाव है, और अनन्य में भी अव्ययी भाव है। चारों विकल्प हमने बता दिया कौन कौन सा है। नेक्स्ट है आपका अगला, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। किस प्रकार का वाक्य है? मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। ये मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं? ABCD में से क्या सही होना चाहिए? मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। तो मुझे विश्वास है कि ये संयोजक है। मुझे विश्वास है, इस वाक्य को बीच में नहीं रोका जा सकता है। तो ऐसे वाक्य जो बीच में ना रोके जा सके वे मिश्र वाक्य हुआ करते हैं, क्योंकि इसमें ये भी उपवाक्य है और ये भी उपवाक्य है। तो ध्यान दीजिएगा, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। उपवाक्य का मतलब है, जैसे कहें कि मैं उस विद्यार्थी को जानता हूं जिसे कल पुरस्कार मिला, जैसा देश वैसा भेद, जो आपका मित्र है वो मेरा मित्र है। इस प्रकार के वाक्य मिश्र वाक्य हुआ करते हैं। नेक्स्ट है आपका, छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहा जाता है? वाक्य, चौपाई, चरण या यति। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है, प्रत्येक पंक्ति को चरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्येक पंक्ति को चरण कहते हैं। अगला है, गणों की संख्या कितनी है? 7, 8, 9 या 10। छंद की गणना गणों के माध्यम से की जाती है। तो गणों की संख्या कितनी होती है? गणों की संख्या 8 होती है, जिन्हें यमा, तारा, जभान, सलगा कहा जाता है। ये सूत्र है यमा, तारा, जभान, सलगा। इसमें आपको क्या करना होता है? इसमें एक एक को ऐसे, जैसे ये पहला है तो ये कहेंगे यगण, फिर कहेंगे मगण, फिर कहेंगे तगण, फिर कहेंगे रगड़, फिर कहेंगे जगड़, फिर कहेंगे भगण, फिर कहेंगे नगड़, और फिर कहेंगे सगण। लास्ट के 2 छोड़ दिए जाते हैं। सगण कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब अगर मात्रा लगाने की आपसे कोई बात करे तो इसमें इसी प्रकार से मात्राएं भी लगती हैं। 2-2 पॉइंट, 3-3 पॉइंट ले लीजिएगा ऐसे 3। तो क्या मात्राएं हो जाएगी? लघु, गोरु, गोरु, फिर 3 ले लीजिएगा। फिर क्या हो जाएगा? सब बड़े बड़े हैं तो गोरु, 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 फिर 3 ले लीजिएगा। फिर क्या हो जाएगा? गोरु, गोरु, लघु,
फिर 3 ले लीजिएगा, गोरु लघु गोरु, फिर 3 ले लीजिएगा, इसमें क्या हो जाए लघु गोरु लघु, फिर 3 ले लीजिएगा, फिर होगा गोरु लघु लघु, फिर 3 ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा लघु लघु लघु, फिर 3 लीजिएगा सलगा, तो इसमें क्या हो जाएगा लघु लघु गुरु। तो इस प्रकार से 8 गण हैं और उनकी मात्राएं भी मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट है आपका वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है रंग, आकाश, जात या अक्षर। तो वर्ण शब्द का अर्थ आकाश नहीं होता है। वर्ण का मतलब रंग भी है, जैसे कहते हैं गौर वर्ण या श्याम वर्ण। वर्ण का मतलब अक्षर भी होता है और वर्ण का मतलब जाति होता है, उच्च वर्ण या निम्न वर्ण। वर्ण व्यवस्था पहले थी। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो प्रत्यय के भेद कितने? 2 हैं या 3 हैं या 4 या 5 हैं। तो प्रत्यय के भेद 2 होते हैं। कौन कौन से? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है? जो क्रिया के अंत में लगता है। फिर तद्धित प्रत्यय होता है। तद्धित प्रत्यय का जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगता है। तो 2 सही होगा। इसके बाद क्या होता है? शुद्ध वर्तनी वाला इसमें शब्द कौन है? कई बार आया पूजनीय, 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 पूजनीय और पूजनीय। तो 20 सही होगा। ध्यान देगा, पूजनीय होता है, पूजनीय, पूजनीय नहीं होता है। केवल अगर लिखोगे तो लिखोगे पूज्य, लेकिन अगर इसमें प्रत्यय लगा दिया जाए, नीय जोड़ दिया जाए, तब ये पूजनीय हो जाता है, पूजनीय बन जाता है। फिर है आपका अगला प्रश्न है, किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? शरणागत, भरपेट, पसेरी या धर्मार्थ। कौन सा पूछा गया है? तत्पुरुष समास पूछा गया। तत्पुरुष क्या होता है? जिन 2 शब्दों के बीच कोई कारक चिन्ह का लोप हो, वहां तत्पुरुष समास होता है। तो ये पहला शब्द होगा शरण को आगत, शरण को आया हुआ, चिन्ह आ गया बीच में। भरपेट में अव्ययी भाव है। पसेरी में 5 शब्द आया, द्विगु है। और धर्म और अर्थ होता है। क्या होता है? धर्म और अर्थ। जहां बीच में और आए वहां द्वंद्व समास होता है। ठीक है, तो बड़ा ही ध्यान से और मन से पढ़ें। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? अव्यय वह शब्द होता है, अव्यय वह अविकारी शब्द है जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता या परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो आज कल इधर किसे
परिवर्तन किसिम कर सकते हैं, इसको किसी लिख सकते हैं, ये अव्यय नहीं है, एक ऐसा है, ये विकारी शब्द है। अव्यय क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। बाकी शेष क्या है? शेष अविकारी है, यानी अव्यय है। आज कल इधर को बदलाव नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से ये 15 प्रश्नों की श्रृंखला थी। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, अपने मित्रों को भेजें, दोस्तों को भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ें। घर बैठे इस क्लास का आनंद लें। अगली क्लास के साथ कल मुलाकात होगी। नमस्कार।